प्यारे मित्रों, नमस्कार एवं प्रिय विद्यार्थियों, आपको शुभकामनाएं। मैं डॉक्टर हेमंत पाल घृतलहरे, सहायक प्राध्यापक हिंदी प्रवर श्रेणी एवं प्रभारी प्राचार्य, शासकीय महाविद्यालय सनावल, हिंदी की इस कक्षा में आपका स्वागत करता हूं। आपका स्वागत है, अभिनंदन है। आज हिंदी साहित्य की इस कक्षा में हम बीए प्रथम वर्ष में हिंदी साहित्य द्वितीय प्रश्न पत्र के अंतर्गत एक कहानी की समीक्षा करने जा रहे हैं। इस कहानी का नाम है गदल और इसके कहानीकार हैं डॉक्टर रांगे राघव जी। डॉक्टर रांगे राघव स्वतंत्र भारत में उभरते हुए एक निम्न मध्यम वर्गीय चेतना की कुंठा, पीड़ा, संत्रास, उनके तनाव, उनके दुख सुख और संघर्ष की कहानियाँ लिखते हैं। ये कहानी गदल इसी तरह से एक निम्न मध्यम वर्गीय परिवार के एक विधवा स्त्री के संघर्ष की कहानी है। कहानी के 6 तत्व माने गए हैं। उनमें एक 7वां तत्व भी माना जाता है, शीर्षक। इस तरह से कथानक एवं कथा वस्तु, पात्र या चरित्र चित्रण, संवाद या कथोपकथन, देश काल वातावरण, भाषा, शैली, उद्देश्य और शीर्षक, इन 7 बिंदुओं के आधार पर हम इस कहानी की समीक्षा करेंगे। सर्वप्रथम कहानी के संबंध में हम ये कहना चाहते हैं कि कहानी जीवन का आईना होती है। जीवन के कुछ तथ्य, कथ्य और सत्य मिल करके लेखक को कहानी लिखने के लिए विवश करते हैं। हर कहानी की अपनी कोई मूल संवेदना होती है। उस संवेदना से प्रेरित होकर कहानीकार कहानी लिखता है और उस मूल संवेदना को वह पाठक तक पहुंचा देना चाहता है। यदि वह पहुंच जाती है तो उसके कहानी लिखने का उद्देश्य पूरा हो जाता है। आइए हम गदल कहानी की समीक्षा करते हैं। कहानी कुछ इस प्रकार से है कि गदल एक 45 वर्ष की महिला है। खारिया गुजर जाति की महिला है जो अपने आप को थोड़ी ऊंची जाति का मानते हैं। उसका पति गुन्ना 55 वर्ष का था और वह मर गया। गदल अब विधवा हो चुकी है। गदल का भरा पूरा परिवार है। उसका बड़ा बेटा निहाल लगभग 30 वर्ष का है और उसकी पत्नी है दुल्ला। 2 बेटे हैं, 7 साल, 4 साल और एक छोटी सी बेटी है गोद में। उसकी 2 बेटियां हैं गदल की, चंपा और चमेली। दोनों का विवाह हो चुका है। गदल का छोटा बेटा नारायण, जिसकी उम्र 22 वर्ष है और वह भी दूसरे बच्चे का पिता बनने वाला है। इस घर में एक और व्यक्ति है जो गदल का देवर है। उसका नाम है डोड़ी। गदल जिस जाति की महिला है उसमें ऐसा रिवाज है कि पति की मृत्यु के बाद वह अपने देवर के साथ पुनर्विवाह कर घर बसा सकती है। कहानी ये कहती है कि जब गदल 14 वर्ष की थी उस समय उसका विवाह हुआ। उसके पति के साथ में उसका देवर भी तेल पिया लठ लेकर उसे लेने पहुंचा। गदल हंसी खुशी आई। उस समय भी वह अपने देवर के हाथ देखती रह गई थी। जब गुन्ना की मृत्यु हो गई, गदल को एक उम्मीद थी, एक भरोसा था कि उसका देवर डोड़ी उसे अपना लेगा, फिर से घर बसा लेगा और गदल फिर मालकिन की तरह उस घर में रहेगी। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। डोड़ी ने लोकलाज के भय से, जग हंसाई के भय से और बच्चे क्या सोचेंगे इसके भय से उन्होंने पुनर्विवाह नहीं किया। डोड़ी की पत्नी और उसके बच्चे बहुत पहले ही मर चुके थे और जब वो मरे, डोड़ी जब अकेला हुआ तो गदल ने उसे सहारा दिया था। आज जब गदल को सहारे की जरूरत थी, डोड़ी ने उसे सहारा नहीं दिया। इस बात से गदल रूठ जाती है। वह काफ़ी नाराज होती है
और वह गांव के ही एक लौहारी गुजर, जिसे कि थोड़ी निम्न जाति का माना जाता है, उस लौहारी गुजर में विधुर मौनी से वह विवाह कर लेती है। मौनी की उम्र लगभग 32 साल है। उसके घर में उसकी भाभी है दुल्लो, जो बात बात पर ताने मारती है। जब गदल मौनी से घर बसाकर चली जाती है, तब यह बात बिरादरी पर आ जाती है। बच्चे सोचते हैं कि माँ ने हमारी नाक कटवा दी। डोडी को भी बहुत आक्रोश होता है कि मेरे रहते हुए वह पराए मर्द के जा बैठी। उसे खींच करके वापस घर लाया जाता है। उसे काफ़ी ताने उड़ाने दिए जाते हैं, काफ़ी अपमान किया जाता है गली में, लेकिन फिर भी गदल रुकती नहीं। सुबह फिर अपने नए ससुराल चली जाती है। जाने के पहले गदल डोडी को बहुत कुछ ताना देकर जाती है कि तुम कायर हो, डरपोक हो, मैं ऐसों के नहीं रहती। इससे डोडी को बहुत सदमा लगता है, उसे ज्वर हो जाता है और ठंड लगने से उसकी मृत्यु हो जाती है। यह खबर गदल तक पहुंचती है। गदल अपने पति से कहती है कि मैं वापस जाना चाहती हूँ अपने देवर के अंतिम क्रियाकर्म में, लेकिन मौनी कहता है कि अब वह तेरा देवर कहाँ रहा। और गदल बड़ा प्यारा सा एक जवाब देती है कि देवर तो वह अगले जन्म में भी रहेगा। और तमाम वर्जनाओं के बावजूद वह घर की छप्पर उठाकर रात के तीसरे पहर सांपिन की तरह दीवार फांदकर निकल भागती है। वह अपने पुराने ससुराल आती है जहां डोडी की मृत्यु हो चुकी है। वह बिरादरी के लोगों को भी फटकारती है, पटेल को भी फटकारती है और ये कहती है कि मेरे पति की मृत्यु में आप लोगों ने ठीक से बिरादरी भोज नहीं किया। अभी जब मैंने दूसरे जाति के व्यक्ति से पुनर्विवाह कर लिया तो आप लोगों की बिरादरी की नाक कट गई। इसे आप हाय तौबा मचा रहे हैं। मेरा देवर का बिरादरी भोज, मृत्यु भोज बहुत धूमधाम से होना चाहिए, ऐसा वह निश्चय करती है। वह अपने बेटे निहाल को भी ललकारती है कि तू डरता है क्या। और इस तरह से वह खुद सारा प्रबंध करती है। लेकिन उस समय देश युद्ध के स्थिति में होता है। सरकार का, प्रशासन का ये नियम है कि 25 से ज़्यादा लोग एक स्थान पर इकट्ठा नहीं हो सकते। इसी नियम का पालन करते हुए गुन्ना की मृत्यु पर भी केवल 25 लोगों को बुला करके बिरादरी के लोगों ने भोज कराया था। लेकिन इस बात को मानने के लिए गदल तैयार नहीं है। उसे ऐसा लगता है कि बिरादरी बड़ी है, धर्म के कानून, बिरादरी के रीति रिवाज ये सरकार के कानून से भी बड़े हैं और इसलिए वह मृत्यु भोज का आयोजन बड़े धूमधाम से करना चाहती है। और इसके लिए वह पहले से ही दरोगा जी को रिश्वत देती है। ये बात जब मौनी को पता चलता है तो वह बहुत आक्रोशित होता है। जो स्त्री मुझे छोड़कर चली गई वह धूमधाम से अपने पुराने ससुराल में अपने देवर का मृत्यु भोज आयोजित कर रही है। वह जाकर के बड़े दरोगा को शिकायत करता है और इसका परिणाम यह होता है कि गदल मृत्यु भोज का आयोजन कर चुकी है। बहुत सारे लोग आए हैं, पंगत बैठती है, भोजन करती है, उठती है, फिर पंगत बैठती है, भोजन करती है, उठती है। इस तरह से बार बार पांत बैठ रही हैं और उठ रही हैं। बहुत अच्छा मृत्यु भोज का कार्यक्रम व्यवस्थित ढंग से चल रहा है। उसी बीच में दीवान जी आते हैं और ये कहते हैं कि दरोगा जी ने कहा है कि कारज रोक दो।
गदल कहती है कि उनसे ही पूछ करके तो सब किया जा रहा है, और इसके बाद भी दीवान जी उन्हें कहते हैं कि नहीं, किसी ने बड़े दरोगा जी से शिकायत कर दी है, दरोगा जी के नौकरी का सवाल है, उन्हें आना ही पड़ेगा, इसलिए उन्होंने मुझे संदेशा भेजा है कि जाकर के वहाँ भीड़ को छांट दो। गदल तैयार नहीं होती, वह कहती है कि हम बिरादरी को उठा दें, ऐसा नहीं हो सकता, जो होगा देखा जाएगा। दीवान जी आप भी बैठिए और पत्तल परोसवा लीजिए। इस तरह से वह पीछे कदम नहीं उठाती, पीछे कदम नहीं बढ़ाती, वह संघर्ष के लिए तैयार हो जाती है। दरोगा जी दल बल सहित आते हैं, उनके हाथ में बंदूकें हैं। निहाल डर जाता है, लेकिन वह शेरनी की तरह सामने हिम्मत से परिस्थितियों को संभाल लेना चाहती है। नारायण और उसके 4 साथियों को छत पर भेजती है बंदूकें लेकर के, ताकि वह पुलिस को रोक ले। इधर बिरादरी के लोग भोज कर रहे हैं, शाम हो चुकी है, अंधेरा हो गया है। आखिर में गदल कहती है कि निहाल, तुम बहू और बेटों को लेकर के और नारायण को लेकर के, सबको लेकर के पिछले दरवाजे से निकल जाओ। बिरादरी के लोग जा चुके हैं। उसके बेटे बहुओं को भी वह विदा कर देती है और खुद बंदूक लेकर के छत पर बैठ जाती है। पुलिस का सामना करती है, दाएं दाएं गोलियां चलती हैं और गोली गदल के पेट में लगती है, गदल मारी जाती है। जब सिपाही उसके कराहने की आवाज़ सुनते हैं, ऊपर छत पर जाकर देखते हैं, तो कहते हैं कि अरे, यहाँ तो एक स्त्री है, बाकी सब कहाँ गए। दरोगा जी पूछते हैं कि तू कौन है। वह कहती है कि दरोगा जी, कारज हो गया, अब कलेजे को ठंडक पड़ी। फिर दरोगा जी पूछते हैं कि पर तू है कौन। एक बहुत प्यारा सा जवाब वहाँ पर गदल देती है। वो कहती है, जो एक दिन अकेला न रह सका उसी की। यह वाक्य, यह अंतिम वाक्य बहुत कुछ कहता है इस कहानी के संबंध में। इतना कह करके गदल मर जाती है। यह कहानी 8 छोटे छोटे खंडों में लिखी गई है। कथानक यदि हम देखें तो कथानक या कथा वस्तु हम कह सकते हैं कि एक स्त्री का विधवा होना, देवर की उपेक्षा से, एक दूसरे विधुर से फिर घर बसा लेना, बिरादरी की आपत्ति, बिरादरी का पंचायत और दंड लेना, और देवर का मर जाना, और इस तरह से उसके कारज को धूमधाम से करते हुए नायिका का मर जाना। कुछ एक घटनाओं के माध्यम से ही इसका पूरा कहानी का ताना बाना बुना गया है। कथानक जितना संक्षिप्त और सुगठित होता है, कहानी का संदेश उतना ही मजबूत जाता है। ये जो कहानी का कथानक है, ये संक्षिप्त है, सुगठित है। हाँ, कहीं कहीं पर कुछ घटनाएं अविश्वसनीय जरूर लगती हैं, जैसे गदल का बंदूक लेकर पुलिस का सामना करना, फायरिंग, गोलीबारी करना, इस तरह की घटनाएं कुछ अविश्वसनीय जरूर लगती हैं, लेकिन फिर भी ये कहानी संक्षिप्त और सुगठित है, इसलिए इसका एक मजबूत इम्पैक्ट पाठक और श्रोता पर पड़ता है। पात्रों की दृष्टि से हम देखें तो इसमें अनेक पात्र हैं। गदल, डोरी, निहाल, दुल्ला, नारायण, दुल्लो, मौनी, गिरिराज, दीवान जी, दरोगा जी, बहुत सारे पात्र हैं। लेकिन इन पात्रों में से यदि हम कहें, निहाल एक युवक है जो अपने माँ के दूसरी बिरादरी में पुनर्विवाह से काफ़ी आक्रोशित है। नारायण का व्यक्तित्व तो हमारे सामने बहुत उभर कर नहीं आ पाता है। मौनी गदल का दूसरा पति है और वह बदले की भावना से काम करता है।
आखिर में गदल जब पुलिस को रिश्वत देती है, उस दरोगा जी की शिकायत वह बड़े दरोगा से कर देता है ताकि गदल का काम बिगड़ जाए। उसका भी चरित्र बहुत अच्छे और मजबूत रूप में हमारे सामने नहीं आता। और भी छोटे छोटे पात्र हैं, उनका चरित्र बहुत मजबूती से उभर करके हमारे सामने नहीं आता। ऐसी स्थिति में दो पात्र हैं, एक है डोडी और एक है गदल। डोडी प्रमुख पुरुष पात्र हम कह सकते हैं, क्योंकि डोडी की उपेक्षा से ही गदल पराये मर्द को घर बसाकर चली जाती है, दूसरी बिरादरी के विधुर के साथ घर बसा लेती है। डोडी का चरित्र चित्रण करते समय लेखक लिखता है, 50 साल का वह लंबा खारी गुजर जिसकी मूछें खिचड़ी हो चुकी थी, छप्पर तक पहुंचा सा लगता था। उसके कंधे की चौड़ी हड्डियों पर अब दिए का हल्का प्रकाश पड़ रहा था। उसके शरीर पर मोटी फतुही थी और उसकी धोती घुटनों के नीचे उतरने से पहले ही झूल देकर चुस्त सी ऊपर की ओर लौट जाती थी। उसका हाथ कर्रा था और वह इस समय निस्तब्ध खड़ा था। इस पूरी कहानी में कई बार गदल उसे धिक्कारती है, ललकारती है, उसे ताने देती है, लेकिन फिर भी वह चुप रहता है। उसका जो व्यक्तित्व है वह उसकी वाणी के मौन होने के कारण दब्बू के रूप में हमारे सामने आता है और ये पता चलता है कि वह लोकलाज से डरा हुआ एक साधारण सा भयभीत व्यक्ति है। कहता है गदल, मैं डरता था। उसके ही वाक्य में उसकी स्वीकारोक्ति है कि वह डरपोक है। जब उसे गदल कायर कहती है, फिर भी वह उसका उचित जवाब नहीं देता। गदल को मारने दौड़ता है, लेकिन फिर रुक जाता है, बैठ जाता है। गदल कहती है, तू मर्द है? अरे कोई बहर से घिघियाता है? बढ़कर जो तू मुझे मारता तो मैं समझती तू अपनापा मानता है, मैं इस घर में रहूंगी। लेकिन इतना सुनने के बाद भी गदल का देवर डोडी कुछ नहीं कहता। उसका एक कमजोर व्यक्तित्व तो हमारे सामने आता है। यदि वह कुछ कहता तो शायद उसके व्यक्तित्व के कुछ अनछुए पहलू हमारे सामने आ सकते थे। चाहता तो वह भी था गदल को, प्रेम तो करता था, आश्रय तो उसने पाया था उसके पास, लेकिन प्रेम को सार्वजनिक सामाजिक स्वीकृति के रूप में उसने मान्यता नहीं दिला पाया। वह स्वीकार नहीं कर पाया लोक के बीच, परिवार के बीच, समाज के बीच वह एक धर्म भीरु, समाज भीरु के रूप में हमारे सामने आता है। वह शरीर से मजबूत है, लेकिन व्यक्तित्व से काफ़ी कमजोर दिखाई पड़ता है। लेखक ने डोडी के संबंध में उसके व्यक्तित्व को उभारने के लिए बहुत चेष्टा नहीं की है। समस्त पात्रों में जो प्रमुख पात्र है वह है गदल। वह स्त्री पात्र है, नायिका है, और हर जगह हर कहीं उसका चरित्र हमारे सामने बहुत मजबूती के साथ उभर करके आता है। वह अपने जीवन के सारे फैसले खुद करती है और वह किसी से दबती नहीं, किसी से डरती नहीं। वह अपने बच्चे से ही जब निहाल उसकी बेइज्जती कर रहा होता है, उस पर चिल्ला रहा होता है, तब वह उस पर कहती है, और तू हाथ उठा के तो देख, कढ़ी खाए, तेरी सींग पर बिल्लियां चलवा दूं। समझ रखियो, मत जान रखियो, हाँ तेरी आसरा तो नहीं हूं। बच्चे से नहीं डरती, वह अपने देवर डोडी से नहीं डरती। मेरे रहते तू पराये मर्द के जा बैठेगी? हाँ, अब के तो कह,
100 बार कहूँ लाला, डोरी उसे मारने बढ़ता है तो भी कहती है बढ़। इस तरह से गदल का जो चरित्र है वह एक मजबूत चरित्र के रूप में सामने आता है। उसके बच्चे उसे कुलच्छनी कुलबोरनी भी कहते हैं, लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब गिरिराज कहता है कि काकी सच, मरते बखत उसके मुंह से तुम्हारा नाम कढ़ा था काकी, बेचारा बड़ा भला मानस था। इतना सुनते ही वह वापस अपने पुराने ससुराल में जाने का ठान लेती है और उसका पति उसे रोकने की कई कोशिशें करता है। दरवाजे पर चारपाई लगाकर लेट जाता है, लेकिन फिर भी गदल वही करती है जो उसका जी चाहता है। उसका व्यक्तित्व एक शेरनी के समान हमारे सामने आता है। निहाल गर्जा, हम कायर, तू सिंघनी, हाँ मैं सिंघनी, बोल तुझ में है हिम्मत। अपने बेटे को ही इस तरह से वह ललकारती है। वह कहती है राज का कानून कल का है, मगर बिरादरी का कानून सदा का है। हमें राज नहीं लेना है, बिरादरी से काम है। हम जिस भी दृष्टि में देखें, वह अपनी जेठानी दुल्लो से भी नहीं दबती, नए पति मौनी से भी नहीं दबती। पूरी की पूरी कहानी गदल के व्यक्तित्व के आसपास रचा गया है। और यह मैं कहना चाहता हूँ कि गदल में एक जो भावनात्मक उद्वेलन है, उसे जो एक भावनात्मक पीड़ा है, उसकी पीड़ा क्या है? उसकी पीड़ा ये है कि उसके देवर ने उसे नहीं अपनाया, उससे मुंह फेर लिया। जब उसने गदल से मुंह फेर लिया तो गदल ने भी उस देवर से मुंह फेर लिया और बड़ी मजबूती और बड़ी दृढ़ता के साथ वह बिरादरी के नियमों को तोड़ करके भी वह नया घर बसाकर चली गई। पूरी की पूरी कहानी गदल के व्यक्तित्व के आसपास घूमती है। गदल के व्यक्तित्व की चारित्रिक विशेषताओं की चर्चा हम बाद में करेंगे। संवाद किसी भी कहानी की जान होते हैं। संवादों के माध्यम से भी घटनाएं आगे बढ़ती हैं। संवादों से ही चरित्र का निर्माण होता है। जितने कम पात्र होंगे उतने ही उन पात्रों के चरित्र हमारे सामने उभर करके आएंगे। इस कहानी में पात्र तो अनेक हैं, लेकिन मूल रूप से 2-3 पात्र ही हैं, गदल, डोरी, मौनी, और इन्हीं के माध्यम से पूरी कहानी का सार हमारे सामने प्रकट होता है। तो इस दृष्टि से हम कहें तो पात्र की संख्या भले अधिक है, लेकिन प्रमुख पात्र बिल्कुल कम है और जो पात्र है उसका चरित्र हमारे सामने बिल्कुल स्पष्ट उभर करके आता है। और ये पात्र संवादों के माध्यम से अपने चरित्र की व्याख्या करते हैं। लेखक की ये खूबसूरती है कि वह अपनी तरफ से किसी पात्र के बारे में कोई वर्णन नहीं करता, उनके चरित्र की विशेषताएं नहीं बताता, बल्कि संवादों के माध्यम से ही वह पात्रों के चरित्र की विशेषताओं को हमारे सामने उभारता है। पात्रों के संवाद बहुत छोटे हैं, संक्षिप्त हैं, कहीं कहीं पर तो 1-1, 2-2 शब्द के हैं, कहीं पर 3-4 पंक्तियों में संवाद है। संवाद चाहे छोटे हैं या बड़े हैं, लेकिन बड़े ही रोचक, प्रभावशाली हैं और नाटकीय अंदाज में लिखे गए हैं। संवादों को पढ़ करके ऐसा नहीं लगता कि हम कहानी पढ़ रहे हैं, बल्कि ऐसा लगता है कि हम कोई नाटक देख रहे हैं। पूरा दृश्य हमारे सामने जीवंत हो उठता है। संक्षिप्त है, स्पष्ट है, चुटेले हैं, नाटकीय हैं और रोचक हैं इस कहानी के संवाद। आइए कुछ संवादों की मैं यहाँ पर चर्चा करूँ आपसे। गदल और डोरी का संवाद है। डोरी कहता है, गदल क्या है, तू चली गई ना, सब चले जाते हैं। एक दिन तेरी देवरानी चली गई, फिर एक एक करके तेरे भतीजे भी चले गए, भैया भी चला गया, पर
तू जैसी गई वैसे तो कोई भी नहीं गया। जग हंसता है जानती है। गदल बुदबुदाई, जग हंसाई से मैं नहीं डरती देवर। जब 14 की थी तब तेरा भैया मुझे गांव में देख गया था। तू उसके साथ तेल पिया लठ लेकर मुझे लेने आया था ना, तब मैं आई थी कि नहीं। तू सोचता होगा कि गदल की उम्र गई, अब उसे खसम की क्या जरूरत है। संवादों की यह जान है कि यह संवाद कहानी के मर्म तक पहुंचते हैं। संवाद का उदाहरण देखिए। तूने भाई से और मुझसे निभाई तो मैंने भी तुझे अपना ही समझा। बोल झूठ कहती हूं? नहीं गदल, मैंने कब कहा। बस यही बात है देवर। अब मेरा यहां कौन है। मेरा मर्द तो मर गया। जीते जी मैंने उसकी चाकरी की, उसके नाते उसके सब अपनों की चाकरी बजाई, पर जब मालिक ही ना रहा तो काहे को हड़कंप उठाऊं। यह लड़के यह बहुएं, मैं इनकी गुलामी नहीं करूंगी। संवाद एक लाइन में कि अब मेरा यहां कौन है, ये एक वाक्य बहुत कुछ कहता है। एक पंक्ति और संवाद की पढ़ता हूं। जब गदल से पूछता है डोडी कि क्या तुझे माया ममता नहीं है, तेरी माया ममता कहाँ चली गई कि तू अपने बच्चों को, परिवार को छोड़ करके पराये मर्द को पति बनाकर चली गई। तो गदल कहती है, देवर तेरी कहाँ चली गई थी जो तूने फिर ब्याह न किया। मुझे तेरा सहारा था गदल। ये एक वाक्य कहानी के मर्म तक पहुंचने के लिए बड़ा ही सक्षम है। छोटे छोटे बहुत से संवाद हैं जिसे हम यहां पर व्यक्त कर सकते हैं। जैसे गदल ने कहा, सुनते हो क्या हैरी, मैं जरा जाऊंगी। कहाँ? वहीं। क्यों? देवर मर गया है ना। देवर? अब तो वह तेरा देवर नहीं, देवर तो मेरा अगले जन्म में भी रहेगा। ये संवाद कला की जीवंतता कही जाएगी। बड़े ही स्पष्टता के साथ, बिना किसी लाग लपेटे के, न कोई लक्षणा न कोई व्यंजना, सीधी अभिधा में लेखक ने जो बातें कही हैं, चुटीले अंदाज में और स्पष्ट ढंग से उन्होंने संवाद योजना बनाई है। मेरी कोख की लाज करनी होगी तुझे। तेरे काका ने तुझको बेटा समझकर अपना दूसरा ब्याह नामंजूर कर दिया था, याद रखना, उसके और कोई नहीं। किस तरह की संवाद योजना, इतने प्रभावकारी, इतने सशक्त, कम शब्दों में इतनी मजबूत संवेदना का इस तरह से अभिव्यक्ति कर पाना निश्चित रूप से एक महान लेखक के महान व्यक्तित्व की ओर इशारा करता है। इसी तरह से जब उसका अंतिम वाक्य जो है, जब दरोगा ने झल्ला कर कहा, पर तू है कौन, गदल ने और भी क्षीण स्वर से कहा, जो एक दिन अकेला न रह सका उसी की। यह एक वाक्य सारी कहानी का निचोड़, सारी कहानी का मर्म यहां पर छोड़ जाता है। इस तरह से हम देखते हैं कि संवाद न केवल पात्रों की जान है, बल्कि ये पाठक की जान निकाल लेते हैं, पाठक की जान ले लेते हैं। इतने जबरदस्त संवाद हैं। देश काल वातावरण की दृष्टि से जब हम इस कहानी को देखते हैं, तब हम पाते हैं कि स्वतंत्र भारत, गुजरात राज्य, वहाँ का ग्रामीण समाज, हाशिए का समाज, हाशिए में रहने वाले लोगों का समाज, और उस हाशिए के समाज में भी कई बिरादरी जिनमें ऊंच नीच की भावना, पंचायत का दंड, वहाँ गांव है, ग्रामीण है, ओसारा है, गली में स्त्री
की इज्जत का मजाक बनाता हुआ पुरुष प्रधान समाज है। वहाँ पुरुष को पूछ करके ही निर्णय लेने की पुरुष प्रधान समाज की मनोवृत्ति है। वहाँ पर गरीबी, खेतीबाड़ी सब है। छोटी छोटी बातों पर ईर्ष्या, द्वेष, जलन है। स्त्रियां आपस में जिस तरह से सौत की तरह लड़ती हैं, वो सब कुछ है। एक ग्रामीण और अपढ़ निम्न मध्यम वर्गीय समाज का, हाशिए के समाज का एक जीवंत चित्रण हमारे सामने दृश्यमान होता हुआ दिखाई पड़ता है। और साथ ही युद्ध के समय का वर्णन है, जिसमें एक समय में एक स्थान पर 25 से ज़्यादा आदमी उपस्थित नहीं रह सकते। किस तरह से उनकी गिरफ्तारियां की जा सकती हैं, किस तरह से पुलिस आती है, गोलियां चलती हैं, यह पूरा का पूरा दृश्य हमारे सामने एक जीवंत नाटक के रूप में, अभिनय के रूप में हमारे सामने दिखाई पड़ता है। देश काल वातावरण की दृष्टि से भी हम कह सकते हैं कि लेखक ने एक सुंदर और सफल वातावरण का सृजन हमारे सामने किया है, जो उस समय की स्थिति और परिस्थिति को हमारे सामने जीवंत रूप में प्रस्तुत करता है। उस समय हुक्का गुड़गुड़ाने का रिवाज था, वह भी इसमें है। गरम गरम रोटियों के साथ चटनी खाने का वर्णन इसमें है। सारा कुछ गांव और ग्रामीण सभ्यता का सुंदर चित्र यहाँ पर देखने को मिलता है। भाषा शैली की दृष्टि से यदि हम देखें तो हम ये पाते हैं कि भाषा तो खड़ी बोली हिंदी है, लेकिन इसमें गुजराती के आंचलिक शब्दों की भरमार है। गुजराती के आंचलिक शब्द और उनकी लोकोक्ति और मुहावरों का प्रयोग भी है। कहती है, सो जिठानी मेरी, हुक्म नहीं चलाओ मुझ पर, तेरी जैसी बेटियां हैं मेरी, देवर के नाते देवरानी हूँ, तेरी जूती नहीं। और देखें, कहता है, कढ़ी खाए तेरी सींग पर बिल्लियां चलवा दूं, समझ रखियो, मत जान रखियो, हाँ तेरी आसरतू नहीं हूं। गदल तो मालकिन बनकर रहती है समझी, बांदी बनकर नहीं। चाकरी करूंगी तो अपने मर्द की, नहीं तो बिधना मेरे ठेंगे पर, समझी। इस तरह के संवादों में हम देखते हैं कि गुजरात और गुजराती शब्द, मुहावरे पूरी तरह से हमारे सामने आते हैं। यूँ तो डॉक्टर रंगे राघव आंचलिक कथाकार नहीं हैं, लेकिन जब किसी अंचल की किसी कथ्य को वो उठाते हैं, किसी तथ्य को उठाते हैं, कहानी के माध्यम से पूरी शिद्दत के साथ उसके साथ न्याय करते हैं। और उसकी भाषा शैली को हम देखें तो ऐसा लगता है कि ये पूरे आंचलिक कथा है, पूरी की पूरी आंचलिक कहानी हमको दिखाई पड़ती है। हम देखते हैं कि इसकी कहानी की शैली रोचक है। कहानी को जब प्रारंभ से पढ़ना शुरू करता है कोई पाठक, फिर उसके मन में एक जिज्ञासा उत्पन्न होती है, उसकी रुचि बढ़ती जाती है, अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब क्या होगा। और इस तरह से वह अंतिम तक पढ़े बिना नहीं रह सकता। शैली बड़ी ही रोचक है, आकर्षक है, और भाषा बड़ी सधी हुई, परिमार्जित है, और देशज शब्दों का जबरदस्त उपयोग किया है लेखक ने। हर रचना की कोई ना कोई उद्देश्य होती है, बिना उद्देश्य की कोई रचना नहीं लिखी जाती। इस कहानी का भी एक उद्देश्य है, और वह है स्त्री पुरुष के अव्यक्त प्रेम एवं अस्वीकृत संबंधों के चित्रण के माध्यम से स्त्री संघर्ष को समझाना, कि किस तरह से स्त्री और पुरुष के बीच एक आकर्षण होता है, और यह प्रेम समाज स्वीकृत न हो तो अव्यक्त होता है, और अव्यक्त प्रेम किस तरह से व्यक्ति को पीड़ा देता है, उसकी क्या परिणति हो सकती है, और किस तरह से स्त्री उस अव्यक्त प्रेम में जूझती है, अपने को मिटाती भी है, और समय पड़ने पर वह प्रेमी पात्र को भी वह मिटा डालती है। इस तरह से इस कहानी का उद्देश्य है कि पुरुष और स्त्री के मन में कहीं ना कहीं ऐसा कोई कोना होता है जहाँ पर समाज
की वर्जनाओं के बावजूद उसके भीतर कोई ना कोई प्रेम फलता फूलता है। वह कहाँ होता है, कैसा होता है, कब बीज रूप में होता है, कब वह अंकुरित होता है और वह वृक्ष बनकर कब समाज के सामने आता है और उसकी क्या परिणति होती है, इस तरह से इस कहानी का उद्देश्य है। और यह पाठक तक पूरी संवेदना के साथ पहुँचता है, इसलिए हम कह सकते हैं कि इस कहानी का उद्देश्य भी पूरा हो जाता है। साथ ही शीर्षक पर हम जब चर्चा करें तो हम ये कहना चाहते हैं कि शीर्षक स्थान, घटना या व्यक्ति के नाम पर होता है। यह जो शीर्षक है गदल, वह मुख्य पात्र, स्त्री पात्र, नायिका गदल के नाम पर ही है। एक शब्द का है यानी संक्षिप्त है। ऐसे नाम बार बार अन्य कहानियों में नहीं आते। यह अपना प्रकार का एक अनूठा नाम है। साथ ही चूंकि गदल मुख्य पात्र है और उसी के जीवन पर आधारित, उसी के मनोदशाओं पर आधारित, उसी की संवेदनाओं पर, भावनाओं पर आधारित यह पूरी की पूरी कहानी, सारी घटनाएं आधारित हैं, इसलिए उसके नाम पर इस कहानी का नामकरण बिल्कुल सर्वथा और उपयुक्त लगता है। इस तरह से कहानी के तत्वों के आधार पर हम कह सकते हैं कि डॉक्टर रांगे राघव का लिखा हुआ यह कहानी गदल बहुत ही सुंदर, मार्मिक, सफल और सार्थक कहानी है।